स्वागत है भाई आप सभी का एक और नई वीडियो में। इंटरव्यू सीरीज के इस वीडियो में अब हम लोग बात करने वाले हैं डॉट नेट कोर के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क एंड डॉट नेट कोर में क्या डिफरेंसेस हैं। इसमें पहला आप बता सकते हैं कंपैटिबिलिटी इशू। जो आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क होता है वो विंडोज़ प्लेटफॉर्म पर ही रन होता था और डॉट नेट कोर जो है विंडोज़, मैक ओएस और लिनक्स तीनों ही प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। डिप्लॉयमेंट जो है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो आईएस सर्वर पर डिप्लॉय होता था और वो केवल विंडोज़ पर ही काम करता था। डॉट नेट कोर जो है वो कैस्टर सर्वर यूज़ करता है, बिहाइंड द सीन वो प्रॉक्सी सर्वर यूज़ कर लेता है। सो ये किसी भी सर्वर पर रन कर सकता है, चाहे वो लिनक्स हो चाहे विंडोज़ हो। अगला बता सकते हैं फोकस ऑन डिवाइस। डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो केवल विंडोज़ ओएस पर ही लिमिटेड था, जबकि आपका डॉट नेट कोर जो है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। जैसे कि आपका जो भी एप्लीकेशन होगा वो क्लाउड, आईओटी, एआई, मोबाइल सारे ही प्लेटफॉर्म पर आप बना सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। अगला बता सकते हैं सोर्स। जो आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो क्लोज सोर्स होता है, मतलब उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। और डॉट नेट कोर आपका जो है वो ओपन सोर्स है, वो फ्रीली अवेलेबल है हर किसी के लिए। अगला आप बता सकते हैं माइक्रो सर्विस और रेस्ट एपीआई का सपोर्ट। आपका जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो माइक्रो सर्विसेज को सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन डॉट नेट कोर जो है वो माइक्रो सर्विसेज को सपोर्ट करता है। और जो है डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो WCF को सपोर्ट करता था, लेकिन रेस्ट एपीआई का लिमिटेड सपोर्ट था। जबकि आपका डॉट नेट कोर के अंदर आप कंप्लीटली रेस्ट एपीआई, मॉडर्न क्लाउड नेटिव और क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन आप बना सकते हैं भी। डॉट नेट कोर के अंदर जो भी आप कंटेनर जैसे कि हो गया, डॉकर हो गया, ये चीज़ें भी आप डॉट नेट कोर के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगला बता सकते हैं मोबाइल डेवलपमेंट। डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर आप मोबाइल डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो केवल विंडोज़ वाली फ्रेमवर्क था, वो मोबाइल फ्रेमवर्क को सपोर्ट नहीं करता था। जबकि आपका डॉट नेट कोर जो है वो एंड्रॉयड, आईओएस, मैक ओएस तीनों ही एप्लीकेशन को आप डेवलप कर सकते हैं। इसमें आपका जैमरीन जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि ओपन सोर्स है और उसके द्वारा आप मोबाइल एप्लीकेशन आप डॉट नेट के अंदर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई मस्ट यू माइग्रेट डॉट नेट फ्रेमवर्क टू डॉट नेट कोर। तो इसमें आप पहला बता सकते हैं इम्प्रूव कोलेबोरेशन एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट। मतलब डॉट नेट कोर का काफ़ी ब्रॉड कम्युनिटी सपोर्ट है। और दूसरा ये है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, चाहे आप मोबाइल पे चलाइए, डेस्कटॉप पे चलाइए, चाहे आईओटी, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं डॉट नेट कोर के साथ। अगला बता सकते हैं एमवीसी का आर्किटेक्चर। डॉट नेट कोर जो होता है उसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं वो एमवीसी आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। मतलब मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। मॉडल के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ होता है वो हम बना लेते हैं, क्लासेस होती हैं। व्यू के अंदर हम लोग अपना डिज़ाइन अलग कर लेते हैं और कंट्रोलर के अंदर जो होता है वो कम्युनिकेट करा देता है आपका मॉडल और व्यू के अंदर। जो भी आपका लॉजिक लिखी जाती है वो कंट्रोलर के अंदर होता है। तो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ कंसर्न प्रोवाइड करता है डॉट नेट कोर, जबकि आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता था। अगला बता सकते हैं जावा स्क्रिप्ट का सपोर्ट। आपका डॉट नेट कोर के अंदर जावा स्क्रिप्ट जैसे फ्रेमवर्क, जैसे आपका रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, इस तरीके के जो लाइब्रेरी, फ्रंट एंड लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं डॉट नेट कोर के साथ। जबकि आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता था। अगला बता सकते हैं रेजर पेजेस। डॉट नेट कोर के अंदर जो होता है वो रेजर पेजेस होते हैं। जो भी आप व्यू बनाते हैं वो एक रेजर पेज होता है, जिसके अंदर आप, रेजर पेज का मतलब हो गया आप अपना C# का कोड और HTML का कोड दोनों ही आप एक ही पेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग चीज़ें नहीं होती है और जो कंडीशनल चीज़ें होती हैं जो व्यू के अंदर दिखानी होती हैं वो भी काफ़ी ईजी हो जाती हैं, जबकि आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। अगला बता सकते हैं इनबिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन का सपोर्ट। तो डॉट नेट कोर जो है वो इनबिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन का सपोर्ट देता है, तो इससे काफ़ी इजीली हो जाता है ऑब्जेक्ट को लेना। आप बेसिकली क्या करते हैं डॉट नेट कोर के अंदर, आप क्लासेस और इंटरफेस बना लेते हैं, उसको आप program.cs या startup.cs क्लास के अंदर रजिस्टर कर लेते हैं और फिर उसको
कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली आप कंस्ट्रक्टर के अंदर आप ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज़ कर सकते हैं और जो भी प्रॉपर्टीज़ होगा उसके इंटरफेस के अंदर वो आप एक्सेस कर सकते हैं। जबकि डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर इनबिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन का सपोर्ट नहीं था और उसके अंदर अगर यूज़ भी करना था जैसे MVC5 के अंदर, तो हम लोग एक थर्ड पार्टी नूगट पैकेज या नूगट पैकेज यूज़ करते थे, जैसे unity.mbc होता था, वो प्रोवाइड करता था डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जब हम उसको इंस्टॉल करते थे कुछ फाइलें वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल वो क्रिएट करता था जिसके अंदर हम लोग अपना जो भी सर्विसेज होता था वो रजिस्टर करते थे और global.ascs फाइल के अंदर जो कि app_अंडरस्कोर कोड के अंदर होता था उसके अंदर हम लोग डिफाइन कर देते थे। तो उस तरीके से वहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग अचीव कर सकते थे डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर, लेकिन डॉट नेट कोर के अंदर ये काफ़ी ईजी हो चुका है। अगला आप बता सकते हैं सिक्योरिटी एडवांटेज। डॉट नेट कोर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर JWT API की और इस तरीके के मल्टीपल चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी प्लगइन हो गया, लाइब्रेरी हो गया, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, जबकि डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। अगला आप बता सकते हैं रोबस्ट। डॉट नेट कोर जो है वो काफ़ी रोबस्ट है, मीन्स इसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन, IoT और विंडोज़, मैक OS, चाहे जो भी एप्लीकेशन आपको बनाना हो वो आप बना सकते हैं। काफ़ी ब्रॉड कम्युनिटी भी है इसकी, तो आपको जो भी हेल्प चाहिए होता है वो काफ़ी आसानी से गूगल के ऊपर मिल जाती है। अगला आप बता सकते हैं फास्टर टाइम टू मार्केट। इसका मतलब ये हो गया डॉट नेट कोर का डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है। USA के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है डॉट नेट के डेवलपर्स की, स्पेशली डॉट नेट कोर की, क्योंकि डॉट नेट कोर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। आपका Node.js जैसे हो गया, जो भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड बैकएंड लाइब्रेरी बनाते हैं इसके अंदर API जो बनाते हैं उससे कई ज़्यादा फास्ट है, लगभग 10 गुना फास्ट है आपका डॉट नेट कोर। आप तो आप जो डॉट नेट फ्रेमवर्क के जो भी एप्लीकेशन है वो डॉट नेट कोर के अंदर माइग्रेट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि डॉट नेट फ्रेमवर्क के एप्लीकेशन को डॉट नेट के अंदर अब माइग्रेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डॉट नेट की तरफ से। नेक्स्ट है ASP.NET कोर रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉट नेट कोर के अंदर। जो भी डॉट नेट कोर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो उसका समझ होना चाहिए कि आखिर आपका एप्लीकेशन किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, उसका क्या एक फ़्लो होता है। तो जब भी रिक्वेस्ट आती है यूज़र के द्वारा वो सबसे पहले जाता है मिडिलवेयर के पास। मिडिलवेयर जो होता है वो एक तरीके से गार्ड की तरह होता है। सबसे पहले मिडिलवेयर एग्जीक्यूट होगा, अगर वो एग्जीक्यूट होता है वो नेक्स्ट मेथड को कॉल करेगा, फिर वो जाएगा राउटिंग के पास। राउटिंग डिटरमाइन करेगा कि कौन सा कंट्रोलर और एक्शन मेथड उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। उससे उसके बाद वो जाता है कंट्रोलर इनिशियलाइजेशन, वो करता है। उसके बाद जाता है एक्शन मेथड के पास। एक्शन मेथड एग्जीक्यूशन के पहले फ़िल्टर जो होता है वो एग्जीक्यूट है। फ़िल्टर जैसे हो गया, आप कोई एक्शन मेथड बनाए उसके ऊपर आप लगा दिए ऑथराइज फ़िल्टर कि ये जो है एक्शन मेथड केवल ऑथराइज जो होंगे, जो भी लॉगिन होंगे वही एक्सेस कर सकेंगे। तो सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा बिफोर और आफ्टर, उसके बाद एक्शन मेथड आपका एग्जीक्यूट होगा। एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद आपका जाएगा रिजल्ट एग्जीक्यूशन के पास। रिजल्ट एग्जीक्यूशन क्या करेगा, वो कंट्रोलर और रिजल्ट पेज को प्रोसेस करेगा आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी, और उसके बाद जो भी बिजनेस लॉजिक होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद अगर आपका MVC एप्लीकेशन है तो व्यू के ऊपर आपका जो भी डेटा होगा वो रेंडर हो जाएगा। अगर आपका API है तो वो आपका डेटा रिजल्ट जो भी JSON और XML फॉर्मेट में होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से HTTP रिस्पॉन्स इज सेट बैक टू द क्लाइंट ब्राउजर API कंज्यूमर। तो ये पूरा प्रोसेस होता है रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल डॉट नेट कोर के अंदर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द रोल ऑफ startup.cs क्लास, और इसके अंदर जो होता है कॉन्फ़िगर सर्विस मेथड और कॉन्फ़िगर मेथड, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आप MVC3 और MVC5 यूज़ किए होंगे उसके अंदर startup.cs क्लास होता था। नए वाले में तो केवल program.cs क्लास होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। बिल्डर के थ्रू और ऐप के थ्रू हम लोग अपना सर्विसेज रजिस्टर करते हैं और मिडिलवेयर। तो
स्टार्टअप सी एस क्लास के अंदर पहला होता है स्टार्टअप कंस्ट्रक्टर। वो कॉन्फ़िगर रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको सेट करता है यूजिंग द आई कॉन्फ़िगर इंटरफेस के द्वारा। उसके बाद जो आपका कॉन्फ़िगर सर्विस मेथड होता है, जो भी आपके एप्लीकेशन के अंदर सर्विसेज यूज़ होने वाली है, जो भी आप सर्विसेज बनाए हुए हैं, कस्टम सर्विसेज भी जो बनाए हुए हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रजिस्टर होती हैं जो आपके एप्लीकेशन को रन होने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। और जो भी कॉन्फ़िगर मेथड में के अंदर जो भी आप मिडलवेयर बनाते हैं, वो सारी मिडलवेयर आपका कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर रजिस्टर होती हैं, जो कि रिक्वेस्ट पाइपलाइन को हैंडल करता है। और ये एक सीरीज़ में रन होता है, जो कि मिडलवेयर कंपोनेंट की तरह काम करता है। एक मिडलवेयर रन होगा, फिर वो दूसरे के पास जाएगा, फिर वो तीसरे के पास जाएगा। हर मिडलवेयर जो के पास एक नेक्स्ट मेथड होता है। अगर मिडलवेयर का लॉजिक एग्जीक्यूट होता है तो वो नेक्स्ट मेथड को कॉल करेगा। अगर कोई भी मिडलवेयर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो वो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फिर उसी ऑर्डर में वो वापस चला जाता है। तो यहाँ आप जैसे देख सकते हैं कॉन्फ़िगर सर्विस के अंदर ऐड कंट्रोलर विथ व्यू, ये आपका सर्विस हो गया कंट्रोलर के साथ व्यू को यूज़ करने के लिए। और कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर आई एप्लीकेशन बिल्डर, जिसका ऑब्जेक्ट है ऐप, इसका यूज़ करके हम लोग अपना मिडलवेयर जो भी है वो यूज़ कर रहे हैं। जो भी मिडलवेयर होगा वो यूज़ कीवर्ड के साथ स्टार्ट होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं ऐप डॉट यूज़ डेवलपर एक्सेप्शन पेज, ऐप डॉट यूज़ स्टैटिक पेज, ऐप डॉट यूज़ राउटिंग, ऐप डॉट यूज़ ऑथराइजेशन। ये सारा जो होता है वो मिडलवेयर होता है और ये एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता जाता है। आप यहाँ भी डायग्राम देख सकते हैं। मेन मेथड है वो स्टार्टअप क्लास के पास गया, फिर कॉन्फ़िगर सर्विस के पास गया, कॉन्फ़िगर सर्विस जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर कॉन्फ़िगर मेथड जो भी आपका मिडलवेयर पाइपलाइन होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज़ द मिडलवेयर इन डॉट नेट कोर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपका सर्विसेज और मिडलवेयर यही चीज़ें आपका सबसे ज़्यादा यूज होती है। पूरा एप्लीकेशन इसी के द्वारा रन होता है क्योंकि ये मेन फाइल के अंदर होता है, यही एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा। तो मिडलवेयर क्या होता है, ये एक क्लास की तरह होता है जो कि आपके रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हैंडल करता है। इट एक्ट एज अ सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट प्रोसेस HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। This allow developer to handle tasks like authentication, logging, error handling, response, modification। ये सारी चीज़ें आप मिडलवेयर के अंदर कर सकते हैं। तो जब भी आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद जब रिक्वेस्ट यूज़र के द्वारा सेंड किया जाता है और वो एप्लीकेशन के अंदर आता है तो सबसे पहले वो मिडलवेयर पाइपलाइन से ही गुजरता है। इन ऑर्डर दे आर रजिस्टर। हर एक मिडलवेयर के पास अपना खुद का नेक्स्ट मेथड होता है, खुद का लॉजिक होता है जिसको वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो अगले मिडलवेयर के पास चला जाता है यूजिंग द नेक्स्ट मेथड। और नेक्स्ट के अंदर कॉन्टेस्ट होता है, कॉन्टेस्ट के द्वारा वो फिर एग्जीक्यूट होता है, अगले मिडलवेयर को कॉल करता है। अगर कोई भी मिडलवेयर रन नहीं होता है तो वहाँ पे फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इफ मिडलवेयर कैन ऑल्सो जनरेट अ रिस्पॉन्स इमीडिएटली, मीन्स मिडलवेयर जो होता है तो रिस्पॉन्स भी जनरेट कर सकता है। कुछ बिल्ट इन मिडलवेयर होते हैं डॉट नेट कोर के अंदर, जैसे कि प्री डिफाइन है, ऑथेंटिकेशन हो गया, ऑथराइजेशन हो गया, कोर्स हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, राउटिंग के लिए हो गया, HTTP रीडायरेक्शन हो गया। ये सारा जो होता है मिडलवेयर वो प्री डिफाइन है, डॉट नेट कोर इसको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है और ये रजिस्टर भी पहले से ही आपके होते हैं। जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ये आपको बनाए बनाए और यूज़ किए हुए मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं कि मिडलवेयर का एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे होता है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं किस तरीके से रिक्वेस्ट आ रही है। सबसे पहले क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट कम इनटू द पाइपलाइन, यूजर रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, वो मिडलवेयर पाइपलाइन के ऊपर आ रहा है। सबसे पहले वो मिडलवेयर 1 को रन कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप प्री रिक्वेस्ट और पोस्ट रिस्पॉन्स वर्क, इसके बीच में आपका नेक्स्ट मेथड है जिसमें आपका कॉन्टेस्ट डाला गया है। तो ये नेक्स्ट मेथड को कॉल करेगा, फिर वो मिडलवेयर 2 के पास जाएगा जो कि HSTS को एग्जीक्यूट कर रहा है फॉर एग्जांपल। फिर वो नेक्स्ट मेथड में जाएगा, वो फिर लॉगिंग जो लॉग फाइल जनरेट करता है उसको हैंडल कर रहा है। फिर वो ऑथ के पास जा रहा है, फिर वो एंड पॉइंट के पास जा रहा है। इस तरीके से क्या आ रहा है, हैंडल रिक्वेस्ट जनरेट द रिस्पॉन्स।
ये सारे मिडिलवेयर एग्जीक्यूट होने के बाद ही जो आपका रिस्पांस होगा वो जनरेट होगा और फिर वो क्लाइंट के पास सेंड कर दिया जाएगा। सो अब ये डायग्राम देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको इंटरव्यू के जस्ट पहले अगर मेमोराइज करना हो तो ये अब डायग्राम देख लीजिए, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। की पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिडिलवेयर आर कंपोनेंट इन द पाइपलाइन, ऑर्डर मैटर मीन्स जिस ऑर्डर में रजिस्टर होगा उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट भी होगा। ईच मिडिलवेयर मस्ट कॉल द अवेट नेक्स्ट मेथड exactly once unless the short circuiting pipeline. Great for the cross cutting concern logging auth error etc. तो ये आप देख सकते हैं टॉप टू बटन ये एग्जीक्यूट हो रहा है इस तरीके से। अगला देख सकते हैं आपका कस्टम मिडिलवेयर क्या होता है और ये कैसे क्रिएट करते हैं और यूज़ करते हैं। अब बिल्ट इन मिडिलवेयर तो प्रोवाइड होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो डेवलपर को खुद ही हैंडल करनी होती हैं। तो इस तरीके के चीज़ों को लिए हम लोग को कस्टम मिडिलवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो कस्टम मिडिलवेयर प्रोवाइड करता है यू कैन क्रिएट ओन कंपोनेंट टू हैंडल द रिक्वेस्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द बिल्ट इन वंस। इट कैन बी लॉग रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, हैंडल एरर, मॉडिफाई हेडर, ऑथेंटिकेट यूजर, कंट्रोल रिक्वेस्ट फ्लो। ये बेसिकली दो तरीके से क्रिएट किया जा सकता है आपका कस्टम मिडिलवेयर। इसका पहला तरीका हो गया आपका रिक्वेस्ट डेलीगेट के थ्रू। ये एक तरीके का क्लास है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टर के अंदर रिक्वेस्ट डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं नेक्स्ट। फिर ये एक मेथड प्रोवाइड करता है इन्वोक एसिंग, जिसके पास एचटीटीपी कॉन्टेस्ट होता है। इसके अंदर फिर क्या करते हैं हम लोग अपना लॉजिक लिखते हैं, फिर नेक्स्ट मेथड को कॉल करते हैं, फिर आपका जो भी मैसेज देना हो रिस्पॉन्स में या लास्ट में वो आप दे सकते हैं। इस तरीके से जब ये एग्जीक्यूट होगा वो नेक्स्ट मेथड को कॉल करेगा। अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है फिर वो शॉर्ट सर्किट कर जाएगा और फिर उसी ऑर्डर में वापस चले जाएगा। ठीक है, फिर बनाने के बाद उसको हम लोग यूज़ मिडिलवेयर ऐप डॉट यूज़ मिडिलवेयर, और उसमें हम लोग अपना मिडिलवेयर का नाम प्रोवाइड कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग अपना मिडिलवेयर को रजिस्टर भी कर लेते हैं। इसमें एक्सटेंशन मेथड भी होता है, जैसे इस तरीके से बना सकते हैं बिल्डर डॉट यूज़ मिडिलवेयर। इसके अंदर एप्लीकेशन बिल्डर इस तरीके से, ये पुराने वाले में होता था। फिर रजिस्टर कर रहे हैं हम लोग बिल्डर के थ्रू यूज़ कस्टम मिडिलवेयर, और ये आपका .NET 6 और उसके बाद के जो भी वर्जन है इस तरीके से वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, सबसे पहले जिस ऑर्डर में रजिस्टर होगा उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। हर मिडिलवेयर के पास अपना खुद का नेक्स्ट मेथड होता है जो कि कॉल करता है अगले वाले मिडिलवेयर को। अगर नहीं होता है फिर पाइपलाइन वहीं स्टॉप हो जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दूसरा तरीका है आपका कस्टम मिडिलवेयर बनाने का आई मिडिलवेयर इंटरफेस के द्वारा। इसमें हम लोग अपना क्लास बनाते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं आई मिडिलवेयर इंटरफेस को। ये बेसिकली क्या करता है, इन्वोक एसिंग प्रोवाइड करता है जो कि जिसके पास एचटीटीपी कॉन्टेस्ट और रिक्वेस्ट डेलीगेट दोनों होता है। फिर उसके बाद जैसे आप वहाँ पे बनाते थे अपना लॉजिक लिखते थे, फिर नेक्स्ट मेथड को कॉल करते थे जो कि कॉन्टेस्ट लेके जाता था, उस तरीके से यहाँ भी बना लेते हैं। फिर उसके बाद आपको बनाने के बाद इसको रजिस्टर भी करना पड़ता है। तो आपका प्रोग्राम ना CS क्लास के अंदर बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड ट्रांजिएंट करके यहाँ पे हम लोग बना लिए। अब ट्रांजिएंट, स्कोप और ये सिंगलटन ये आप अपना यूज़ केस के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हो गया, इसको रजिस्टर भी करना होता है मिडिलवेयर को, तो ऐप डॉट यूज़ मिडिलवेयर और अपना मिडिलवेयर का नाम यहाँ दे देंगे। इस तरीके पूरा प्रोसेस हो गया कस्टम मिडिलवेयर को बनाने, इसको क्रिएट करने, इसको बनाने, फिर उसको रजिस्टर करने, फिर उसको यूज़ करने का तरीका। तो ये आप कोड भी बता सकते हैं क्योंकि काफ़ी बार पूछ भी लिया जाता है किस तरीके से आप बनाएंगे, तो ये दोनों ही कोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कोड आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो